नमस्कार साथियों। आज हम बैंक कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे, जिस पर आज तक किसी ने भी चर्चा नहीं की हुई। मैं वाकई में हैरान हूँ कि ये अहम मुद्दा आज तक अनछुआ कैसे रह गया और इस पर आज तक किसी ने गौर क्यों नहीं फरमाया। साथियों, जो मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, तो उसका आपसे हो सकता है कि सीधा सीधा कोई संबंध ना हो, लेकिन आपके ही किसी न किसी साथी का इसके साथ संबंध हो सकता है और आप उस तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। अपनी बात को मजबूती देने के लिए मैं कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी जिक्र करूंगा और आप लोग भी मान जाएंगे कि आईबीए उपभोग इतनी बड़ी गलती भी कर सकते हैं। तो क्यों ना उस गलती को सबके सामने लाकर अपने बहुत से भाइयों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। ये मुद्दा खास करके उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने सेकंड ऑप्शन में पेंशन विकल्प चुना या जो पेंशन विकल्प को चुनने से चूक गए हैं। साथियों, हमारे पेंशनर साथी जो मांग सरकार और आईबीए के सामने रख रहे हैं, उनमें से एक ये भी है कि एक आखिरी मौका उनको पेंशन स्कीम में शामिल करने के लिए दिया जाए जो पेंशन ऑप्ट नहीं कर पाए। यहीं से मेरी बात शुरू होती है कि क्या इस मांग की हमें जरूरत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है कि जिसमें इस मांग की जरूरत ही नहीं है। अभी आप लोगों के सामने मैं जब फैक्ट रखने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, बात में दम है। साथियों, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्होंने पेंशन ऑप्ट नहीं किया और इसलिए वो लोग पेंशन अपडेशन संबंधित वीडियोस को देखते तक नहीं होंगे। शायद इसमें बताई गई बात उनके काम आ जाए और वो डायरेक्ट कोर्ट न जाकर पहले अपने अपने बैंक में एक रिप्रेजेंटेशन देकर जवाब मांग सकते हैं। तो साथियों, पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 बना। मैं उसके क्लॉज और पैराज पे नहीं जा रहा। मैं जो बात लेकर आ रहा हूँ वो शुरू होती है 8वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट से। 8 बाइपार्टाइट सेटलमेंट, जिसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया था। सन 2005 में हुए इस 8वें वेतन समझौते में बैंकरों के वेतन पुनरीक्षण पर सहमति बनी, लेकिन इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता थी पेंशन फंड में योगदान। उस समय यह तय किया गया कि कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। यानी अगर कुल वेतन वृद्धि 100 रुपए की थी, तो उसमें से लगभग 9 रुपए 25 पैसे सीधा सीधा पेंशन फंड में चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, यह 9.25% की कटौती किससे हुई। तो इसका जवाब है सभी कर्मचारियों से, चाहे वह कर्मचारी पहले से पेंशन स्कीम में शामिल था या उसने केवल प्रोविडेंट फंड चुना था। हर किसी के वेतन समझौते से यह कटौती की गई। यानी जिन्होंने कभी पेंशन का विकल्प ही नहीं चुना था, उनकी वेतन वृद्धि से भी यह एकदम काट लिया गया। अब यहाँ पर न्यायिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इस बात पर मैं इतनी देर से जोर दे रहा था, उस पर अभी जरा ध्यान से सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी से किसी विशेष स्कीम के लिए योगदान लिया गया है, तो केवल इस आधार पर कि उसने लिखित विकल्प या सहमति पत्र समय पर नहीं दिया, उसे उस स्कीम का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता। साथियों, गौर फरमाइएगा कि उसने लिखित में विकल्प या सहमति पत्र समय पर दिया या नहीं दिया, उसे उस स्कीम का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे अहम फैसला जो था वो आर सी गुप्ता बनाम आरपीएफसी 2016 का जो जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि कर्मचारी और नियोक्ता ने अधिक वेतन पर योगदान किया है, तो कर्मचारी को उच्च पेंशन का हक मिलेगा, भले ही उसने समय पर ज्वाइंट ऑप्शन ना दिया। साथियों, यह है केस नंबर सिविल एप्लीकेशन 10,013 10,014 ऑफ 2016, यानी 2016 का ये केस है। 10,013 10,014 नंबर, तारीख 4 अक्टूबर 2016। और निर्णय जो आया था, कर्मचारी और नियोक्ता अगर वेतन सीमा से ऊपर योगदान करते रहे हैं, तो केवल ज्वाइंट ऑप्शन ना देने के आधार पर उच्च पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ फैसला थोड़ा सा अलग है कि भी हायर पेंशन से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, उसने ऑप्शन दी चाहे नहीं दी, लेकिन आप इससे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो जब आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन दी जाए या नहीं दी जाए, आप स्कीम के बेनिफिट से उनको वंचित नहीं कर सकते।
आप लोगों में से बहुत से लोगों की जान पहचान होगी कोर्ट में वकीलों के साथ। आप इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं उनके साथ भी, और अपने साथियों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन तैयार करें और किस तरह से वो अपने हक के लिए लड़ें। तो जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट का फुल जो अमाउंट था, परसेंटेज इंक्रीज जिस पे की एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू साइन हुआ होगा, और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया कि इसमें से इतनी कटौती जो है वो पेंशन फंड में जाएगी। तो वो तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम में पेंशन ऑफ किया था उनसे भी गई, और जिन्होंने पीएफ ऑफ किया हुआ था उनसे भी चली गई। तो जब पीएफ ऑफिस से भी कंट्रीब्यूशन चला गया, यानी जो बेनिफिट उनको सैलरी के रूप में मिलना चाहिए था, जो इंक्रीज उनको सैलरी के रूप में मिलना चाहिए था, वो इंक्रीज यहाँ ना मिलके वो इंक्रीज जो है पेंशन फंड में चला गया। तो जब पेंशन फंड में चला गया तो वो तो पेंशन के बेनिफिट के वैसे ही हकदार हो गए। उनके लिए अलग से आप कहो कि भाई पेंशन ऑप्शन नहीं दी इसलिए पेंशन नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात हुई ना। इस बात के लिए एक रिप्रेजेंटेशन पहले अपने बैंक में दिया जा सकता है कि जब हमारे पास से कटौती कर ली गई, पूरे पूरे समझौते में से कटौती हुई, तो हमें पेंशन उस समय पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दी गई हमारे लिए, क्यों हमसे सेकंड ऑप्शन मांगी गई। तो इसके बाद अगर अपने बैंक से कोई सही जवाब नहीं मिलता तो कोर्ट में जाया जा सकता है। इसी तरह का एक और केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुनील कुमार बी एंड अदर्स, सिविल एप्लीकेशन नंबर 8143 8144 ऑफ 2022। उसमें भी सेम उसी तरह का था। और साथियों अभी अभी मैं आप लोगों के स्क्रीन के सामने 30 अगस्त 2025 का ट्रिब्यून में छपी खबर का भी एक निर्णय आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, कि जिसमें वहाँ की चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यही सेम डिसीजन को कोर्ट करते हुए फैसला दिया है कि ऑप्शन नहीं भी दी तो भी आपने कंट्रीब्यूशन अगर लिया है तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। तो अब जब हम सिद्धांत की बात करें और 8वें वेतन समझौते पर लागू करने की बात करते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जब 9.25% की कटौती सभी कर्मचारियों से की गई तो यह योगदान वास्तव में सभी ने पेंशन फंड में किया। ऐसे में यह कहना अनुचित होगा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन का विकल्प नहीं चुना उन्हें इस फंड का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि योगदान तो उनसे भी लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार योगदान इक्वल टू अधिकार। तो साथियों इसलिए बैंक कर्मचारियों की एक बड़ी और न्यायोचित मांग है कि जिन कर्मचारियों ने 8 बीपीएस के टाइम पे कटौती कटवाई उनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उन्होंने विकल्प पत्र भरा हो या नहीं भरा हो। यह सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि न्याय और समानता के दृष्टिकोण से भी उचित है। साथियों ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यानी कंसेंट जो लेनी थी वो इसलिए लेनी थी सेकंड टाइम जो ली गई या जो रह गए उनसे, कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि अगर पीएफ ऑप्टी होते रिटायरमेंट के बाद वो डायरेक्ट उसको मिल जाता, वो फंड जो कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को पर्टेन करता था, वो फंड पेंशन फंड में भेजा जाए या ना भेजा जाए, इसके लिए कंसेंट लेना सिर्फ आवश्यक था। अदरवाइज जहां तक हम समझते हैं कि जैसे ही आपका पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन चला गया आप पेंशन पाने के हकदार तो हो ही गए। तो साथियों अब बात आती है कि सेकंड पेंशन ऑप्शन के टाइम पे जब अलग से फिर एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लिया गया, जिन्होंने सेकंड पेंशन ऑप्ट की, उस वक्त फुल वेज सेटलमेंट अमाउंट में से कटौती न करके सिर्फ उन्हीं से कटौती की गई जिन्होंने सेकंड ऑप्शन दी। तो वो टोटल नाजायज थी, नाजायज। और इसके लिए अपने बैंक में एक रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। उसके बाद फैसला नहीं होता तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि गलत गलत था। कोई हक नहीं बनता था बैंक को वो कटौती करने का, क्योंकि पेंशन फंड में ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन गया हुआ था। और जिस हिसाब से पीएफ ऑप्टी का भी गया तो सेकंड ऑप्शन में पेंशन ऑप्टी का भी आना चाहिए था कंट्रीब्यूशन, सेम इक्वल रेशियो के अंदर, जो कि नहीं लिया गया। तो ये सेकंड ऑप्शन वालों को डबल मार पड़ी, और साथ ही साथ जिन्होंने ऑप्शन अभी तक नहीं दी वो आज तक भुगत रहे हैं, जबकि उनका भी कंट्रीब्यूशन गया हुआ था। तो मेरे हिसाब से साथियों यह पूरा मामला हमें यही सिखाता है कि जहां कर्मचारी से योगदान लिया गया है वहां उसे लाभ देना ही होगा। यह न्याय का मूल सिद्धांत है। आशा है कि आने वाले समय में इस विषय पर उचित निर्णय होगा और बैंक कर्मचारियों को उनका सही हक मिलेगा। धन्यवाद।